students, welcome to the video. This is lesson number 3, applied history. In my first video I explain you about the meaning of applied history and various field related to the applied history and research. At that time I explained the information by various examples. Now we continued the lesson. In my part 2 I explained you about the applied history and our presents and the cultural and natural heritage. Most important and very useful information in this lesson we are getting now. So take one pencil in your hand and listen carefully in full concentration. If you listen each and every information, I hope so you understood this lesson very easily. Okay beta, so let's start now. Page number 17, applied history and our present. People often ask about the practical value of history. बहुत बार जो होता है ऐसे लोग पूछते हैं कि जो हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं एज इन ए स्कूल लेवल, उसका हमारे डेली जो हमारा ये है प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें क्या यूज़ है ना. बहुत बार ऐसा हमारे सामने भी क्वेश्चन आता होगा. द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्रीज आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल. जैसे कि अप्लाइड हिस्ट्री जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है ये इस प्रकार के आंसर्स जो किसी के माइंड में अगर आते हैं उसके आंसर्स जो है उसको मिल सकते हैं. कैसे? तो द विजिबल एंड इनविजिबल रिप्लिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट. बहुत सारे विजिबल दृश्य एंड इनविजिबल अदृश्य ऐसी जो अलग अलग बातें हैं हमारे सामने जब आती है तो उनका अस्तित्व, उनकी बारे में इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम लोगों में क्यूरियसिटी बढ़ जाती है. वी नटर्ड सम काइंड ऑफ क्यूरियसिटी अट्रैक्शंस टुवर्ड्स देम. ये कैसा हुआ, पहले कैसा था, या फिर इससे रिलेटेड क्या हिस्ट्री है, ये सब जानने की हम लोग ईच एंड एवरी इवेंट्स के पीछे का राज क्या है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं. और इस प्रकार के जो राज है, एविडेंस है, इंफॉर्मेशंस है, डाटाज है, वो सब हमको कहाँ से मिलता है? अप्लाइड हिस्ट्री से. ओके, so we wish to know more about their history because they represent the creative thoughts. हम उसके हिस्ट्री के बारे में, हर एक घटना के हिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं, हमारी इच्छा रहती है. बिकॉज क्यों? दे प्रेजेंट द क्रिएटिव थॉट्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ आवर एंसेस्टर्स. हमारे जो पूर्वज है उनकी क्रिएटिविटी, उनके विचार, उनकी परंपराएं, हम बहुत सारे अवशेष जो होते हैं या अलग अलग ऐसे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज जो होते हैं उससे हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं. इट इज़ अवर हेरिटेज. ये क्या है? तो ये है हमारे जो वंशज है उनकी जो अलग अलग यादें हैं. दैट इज़ दिस. इट हेल्प इन बिल्डिंग अवर आइडेंटिटी. इससे हमको पहचान मिलती है. पूर्वज, अगर किसी का देखो, किसी स्टूडेंट के दादाजी का या परदादाजी का किसी गांव में अगर ऐसा पुराना घर है या बहुत बड़ा ऐसा कुछ बंगला टाइप है और वो ओल्ड ट्रेडिशन का है, तो किसने बांधा, क्या हुआ था, ये सब जो है हम लोग छानबीन करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं. बहुत सारी मूवीज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत पुराने ऐसे कुछ अवशेष मिलते हैं या फिर कोई सबूत मिलते हैं. उसके ऊपर स्टडी करने के लिए बहुत सारे लोग जो है एक्सपर्टीज़ वो अपना दिमाग लगाते हैं, सच जानने की कोशिश करते हैं. तो दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट है ना. हम जिस सरनेम से चल रहे हैं वो सरनेम हमको कैसे मिला, कौन से हमारे पूर्वज कौन से थे, हमारे दादाजी कौन थे, उनके पहले के कौन थे, अलग अलग ट्रेडिशंस हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे की थीम क्या है, ये जानना ज़रूरी है. हर एक स्टूडेंट ने ये सब अगर जान लिया तो हमारी जो आइडिया है, कंसेप्ट है, वो भी क्लियर होगी और हमको इंटरेस्ट भी आएगा और सामने वाली आने वाली जनरेशन को हम लोग वो सब प्रोवाइड भी कर सकते हैं. The history of our heritage link us with our origin. हम यहाँ पर कैसे आए, इसका ओरिजिन अगर हमको ढूंढना है तो इसलिए हिस्ट्री जो है वो हमको हेल्प करती है, लिंक लगाती है. हैंस इट बिकम नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट. इसीलिए आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको ये सब बातें पता हो, इसीलिए जितनी कुछ हिस्टोरिकल साइट्स होती है उनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बेनिफिट्स एज वेल एज़ फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और आगे आने वाली जो न्यू जनरेशन है,
फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अप्लाइड हिस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज। जो हमारे अलग अलग ऐसे वारसा जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है एंड मेक इट एसेसेबल टू द पीपल। और इसके लिए जो कुछ इंटरेस्टेड पीपल है उन लोगों का भी सहकार्य इसमें होना ज़रूरी है। ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। सो वी ऑल आर इम्पॉर्टेंट। In brief, applied history can be described as understanding of our present with the help of history and finding right directions for the benefits of our future। उसके साथ साथ ये जो अप्लाइड हिस्ट्री है कैन डिस्क्राइब कर सकती है अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग जो प्रेजेंट में होने वाली घटनाएं हैं उसका हिस्ट्री से क्या रिलेशन है, ये सब डिस्क्राइब करने के लिए, ढूंढ कर निकालने के लिए, आगे आने वाले जनरेशन को फ्यूचर में राइट डायरेक्शन देने के लिए ये सब जो जानकारी है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं 3.4 मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। बहुत सारे ऐसे सांस्कृतिक एंड नैसर्गिक जो अलग अलग ये है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, ये सब जो बातें हैं ये हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको हम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम लोग आगे आते हैं तो हमको पता चलेगा कि मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या आता है। तो सबसे पहला हमको आ रहा है कल्चरल हेरिटेज, जिसे हम लोग सांस्कृतिक वारसा, जो हमारे पूर्वज थे उनके जो अलग अलग इम्पोर्टेंट ऐसे धरोहर है, अलग अलग ऐसे जो बातें हैं उसको संभाल कर रखना। कल्चरल हेरिटेज इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। कल्चरल हेरिटेज ये मनुष्य निर्मित होता है, इसे मानव खुद निर्माण करता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं, टेंगिबल एंड इनटेंगिबल। मतलब एक जो ऐसा जिसे हम लोग देख सकते हैं टेंगिबल कल्चरल हेरिटेज, दिस टाइप्स ऑफ कल्चरल, आपको वहाँ पर एग्जांपल्स भी दिए हैं। कभी बोर्ड में अगर 3 मार्क्स के लिए बिग क्वेश्चंस आता है तो दिस ऑल आर इंफॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप इसको IMP भी कर सकते हो। तो टेंगिबल में कौन कौन आता है कल्चरल हेरिटेज में? एंशियंट साइट्स, प्राचीन जो अलग अलग अवशेष है वो आते हैं, अलग अलग जगह जो है प्लेसेस वो आते हैं, बिल्डिंग्स, आर्टफैक्ट्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं जिसे हम लोग हाथ लगाकर छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज़ टेंगिबल कल्चरल हेरिटेज। ओके, और दूसरा फॉर्म है इनटेंगिबल कल्चरल हेरिटेज। दिस टाइप्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स ओरल ट्रेडिशंस, देयर लैंग्वेज, जो अलग अलग हमारे ट्रेडिशंस है, परंपराएं है, ओरल सोर्सेज के थ्रू हम लोग उसे समझ सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के थ्रू। ट्रेडिशनल नॉलेज, पारंपरिक बहुत सारी ज्ञान की बातें जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ओरल सोर्सेज के थ्रू आती है। सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, अलग अलग फेस्टिवल्स और उससे रिलेटेड अलग अलग पूजा की विधि जिसे हम लोग कस्टम्स कह सकते हैं या फिर अलग अलग धार्मिक विधि भी कह सकते हैं। स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, बहुत सारे आर्ट फॉर्म होते हैं, उसका स्टाइल, प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल होता है वो अलग अलग होता है, वो भी इनटेंगिबल में आता है। एंड सर्टन ट्रेडिशनल स्किल्स, बहुत सारे जो है पारंपरिक जो स्किल्स है वो इसमें आती है। कम्युनिटीज़, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड स्किल, ये सभी जो बातें हैं इनटेंगिबल कल्चर में आती है हेरिटेज साइट्स में। और दूसरा है नेचुरल हेरिटेज। Natural heritage means what? Natural heritage, the concepts of natural heritage gives importance to the thought of biodiversity। सबसे पहले तो बता दूं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि कल्चरल हेरिटेज जो है वो मैन मेड है, नेचुरल हेरिटेज जो है वो नेचुरल है, प्रकृति ने बनाए हुए। द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव इम्पोर्टेंस टू द थॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जिसे हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग ट्रीज, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है 1 2 3 फौना, फ्लोरा, देन इकोलॉजी एंड जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा फौना ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। स्पेसिफिक जगह पर रहने वाले अलग अलग एनिमल्स है, जीव सृष्टि है, वनस्पति सृष्टि है, और उसके साथ साथ उनको वहाँ पर सेटल होने के लिए जोग्राफिकली कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, या फिर इकोलॉजी, वहाँ पर रहने वाले जो जीव है, प्राणी है, उनके लिए वो सब जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से भी अलग अलग जो हमारे नेचुरल ऐसे धरोहर है उन धरोहर के भी अलग पार्ट्स बनाकर उसको कंजर्व एंड प्रिजर्व करने के लिए इस प्रकार के टाइप्स बनाए गए हैं।
इट इज़ एसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। हमारे आगे आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए इन सबको प्रिजर्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ क्या होता है, यूनेस्को, अंडरलाइन करो, UNESCO, यूनेस्को द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस सम डायरेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोटिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। यूनेस्को ने जो है कल्चरल एंड नेचुरल जो अलग अलग हेरिटेज साइट्स है उसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए कुछ लिस्ट बनाई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है जो कि फॉलो किए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायरेक्टिव्स, लिस्ट ऑफ द साइट्स एंड ट्रेडिशंस आर डिक्लेयर्ड एट वर्ल्ड हेरिटेज, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज इस प्रकार की लिस्ट में डिक्लेयर किया जाता है। द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज नाउ इंक्लूड, अंडरलाइन करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेस्टर्न घाट, द कास प्लेट्यू इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा, ये हमारे महाराष्ट्र में आता है वेस्टर्न घाट। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में ही सातारा में, देखो सातारा डिस्ट्रिक्ट में कास प्लेट्यू आता है, इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, जो कि वेस्टर्न घाट का ही एक पार्ट है। ये सब जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है वो काउंट होते हैं। आप अगर पेज नंबर 18 पर देखते हो तो वहाँ पर इन येलो कलर, देन पिंक कलर, इन ब्लू कलर एंड इन ग्रीन कलर सो मेनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेचुरल साइट्स ऑन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ओके, तो यहाँ पर जो अलग अलग लिस्ट दी गई है, जिस लिस्ट से हमको सभी जो जानकारी है वो मिलेगी। जैसे कि आप लोग पहला कॉलम देखते हो येलो कलर का, तो द इंडियन ट्रेडिशंस डिक्लेयर्ड एज ओरल एंड इंटेंगिबल हेरिटेज। हमारा इंडियन जो ट्रेडिशन है, भारतीय परंपरा है, जिसमें ओरल एंड इंटेंगिबल ऐसे बहुत सारे हेरिटेज जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं 2001 से लेकर 2016 तक, जिसमें कुटियाट्टम जो केरल में है थिएटर, उसका मतलब मेंशन होता है। 2003 the tradition of Vedic chanting, 2005 Ramlila, the tradition performance of the Ramayana in Uttar Pradesh, 2009 Ramanna, religious festival and ritual theatre of Garhwal Himalayas, 2010 Kabelia, folk songs and dance of Rajasthan, 2010 Chahu dance, आपने देखा होगा ये चाऊ डांस, डांस इंडिया डांस में वगैरह इसके ऊपर भी डांसेस वगैरह दिखाए गए हैं। तो ये जो है ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ ईस्टर्न हिमालय, मुडिएट रिचुअल थिएटर ऑफ केरला, 2012 बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, 2013 संस्कीर्तन रिचुअल्स सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, 2014 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, 2016 योगा। ये सब जो है हमारे भारत के वर्ल्ड लेवल के जो ओरल एंड इस प्रकार के इंटेंगिबल ऐसे हेरिटेज साइट्स में ये सब जो बातें हैं ये डिक्लेयर की गई है। उसके साथ साथ थोड़ा नीचे आते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइट्स इन इंडिया। तो यहाँ पर हमारे देश के कौन से ऐसे साइट्स हैं जो वर्ल्ड कल्चरल साइट्स में आते हैं, दैट मीन्स टेंगिबल साइट्स में आते हैं। ऊपर के जो थे वो इंटेंगिबल। 1983 से लेकर 2017 तक की बहुत सारी जानकारी जो है हमारी इस पेज में या इस इंफॉर्मेशन में हमको मिलती है, जिससे हमारा जो नॉलेज है वो और पक्का भी होता है। उसके साथ साथ डिटेल इंफॉर्मेशन भी हमको मिलती है। तो सबसे पहला है वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स। 1983 आगरा फोर्ट, इसको वर्ल्ड हेरिटेज में काउंटिंग लिस्ट में नाम लिया गया। 1983 अजंता केव्स, 1983 वेलोर केव्स, 1983 ताजमहल, 1984 ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, 1984 सन टेम्पल इन कोणार्क, 1986 चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, 1986 फतेहपुर सिकरी, 1986 ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी, 1986 खजुराहो, 1987 एलिफेंटा केव्स, 1983 ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, 2004 गंगईकोंडा कोलपुरम बृहद्रेश्वर, then 1987 group of monuments at Pattalkol, then 1989 Buddhist monuments at Sanchi, 1993 Humayun's tomb in Delhi, 1983 Qutub Minar, 1999
माउंटेन्स रेलवे ऑफ इंडिया 2002, महाबोधि टेम्पल in Bodh Gaya, then 2003 rock shelters of Bhimbetka, 2004 Champaranya archaeological park, 2004 Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus Mumbai, 2007 Red Fort, 2010 Jantar Mantar, 2013 hill forts of Rajasthan, 2004 Rani Ki Vav, the Queen's Stepwell, Gujarat, 2016 archaeological sites of Nalanda Mahaviharas in Bihar, 2016 the capital complex at Chandigarh, 2017 Ahmedabad historical city। इस प्रकार से जो है वर्ल्ड कल्चरल साइट्स जो हमारे यूनेस्को ने डिक्लेयर की है उनकी सबकी लिस्ट हमको दी गई है। बहुत बार क्या होता है मैच द पेयर में जब हम लोग इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो ईयर वाइज भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, या फिर जो है अलग अलग 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम लिखो वो पूछ सकते हैं, या फिर कौन सी जगह कहाँ पर है ये भी आपको पूछ सकते हैं। सो दिस पेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 18 लास्ट में है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 1985 काजीरंगा नेशनल पार्क। ये जो क्वेश्चन है ये हमको लास्ट ईयर के 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 10th के बच्चों जो थे उनको पूछा गया था। तो 1985 काजीरंगा नेशनल पार्क, 1985 कोडिलेडू नेशनल पार्क, उसके साथ साथ 1985 मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1987 सुंदरबन नेशनल पार्क, 1988 नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, 2005 नेशनल पार्क फ्लावर्स नेशनल पार्क, 2012 वेस्टर्न घाट, 2014 ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरियाज़। और मिक्स्ड में अगर देखते हैं तो 2016 में भी जो है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है वो मेंशन किया गया है। तो इस प्रकार से ये सभी जो है हमारे नेचुरल साइट्स है जो कि जिसको यूनेस्को ने जो है अपने लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मेंशन किया हुआ है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में हमारी इंडिया की बहुत सारी बातें मेंशन होने से ये पता चलता है हमको कि हमारा जो भारत देश है वो पूरे कल्चरल एंड नेचुरल ब्यूटी से पूरी तरह डेवलप्ड है। कुछ इन्फॉर्मेशंस उससे रिलेटेड डिटेल में भी हमको दी गई है। कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज मैनेजमेंट्स इज़ वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। अगर हम लोग लेसन नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा तो अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू ये जो अलग अलग हेरिटेज साइट्स है इसका मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज फॉल अंडर द ज्यूरिसेक्शंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जो है अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। ये सब जो अलग अलग नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट्स है उनको कंजर्व करने का काम, उनके ऊपर मतलब देखभाल करने का काम जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब सेंटर डिपार्टमेंट एंड स्टेट में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, ये सब जो है इन्हें देखने का संभालने का काम करते हैं। बिसाइड दिस इंटैक्ट इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, जो ये इंटैक्ट है इज़ एक्टिवली वर्किंग इन दिस फील्ड। ये सब जो है इस कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए काम करते हैं। द वर्क ऑफ कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन participation of experts of cultural and natural heritage require participation of experts from various field। अलग अलग फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्टीज़ की कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। दे नीड टू बी ड्यूल अवेयर ऑफ द कल्चरल, ऐसी व्यक्ति की जिसको पूरा नॉलेज जो है ये हमारे कल्चरल सोशल पॉलिटिकल हिस्ट्री से रिलेटेड पूरी जानकारी उनको है। ऐसे व्यक्ति जो है इस एक्सपर्टीज़ में या फिर इस प्रकार की जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है प्राइवेट या गवर्नमेंटल उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती है। प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आर यूजफुल इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अमंग देम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस प्रकार का पार्टिसिपेशन। द ऑपरेशंस नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट कैन बी हैंडल विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। हम जब इस प्रकार के एज ए एक्सपर्ट काम करते हैं तो उस समय जो कुछ हिस्टोरिकल इस प्रकार के कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को हम लोग कंजर्व करते हैं तो वहाँ उनकी एक्चुअल जो ओरिजिनल स्टेट है उसको किसी भी प्रकार का हार्म न पहुँचे इस प्रकार का प्रिकॉशन लिया जाता
है। द लोकल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड साइकोलॉजी ऑफ द लोकल पीपल, challenges faced by them in the present situation and their expectations can be surveyed in the detail। वहाँ के लोकल लोगों का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है, वहाँ की साइकोलॉजी कैसी है, वहाँ के रहने वाले लोगों का विचार कैसा है, उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस है, ये सब देख कर उसका सर्वे कर सभी सिचुएशन जो है प्रेजेंट डेज में मेंशन की जाती है। उसके साथ साथ ड्यू प्रिकॉशंस कैन बी टेकन टू अवॉइड हर्टिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल। वहाँ के जो लोकल पीपल है, जिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आने वाला जो एरिया है, वहाँ के लोकल पीपल की किसी भी प्रकार की भावनाएं, उनकी इमोशंस, इनका पूरा ध्यान रखते हुए किसी भी प्रकार का उनको हार्म ना पहुँचे, इस प्रकार की पूरी केयर करके जो है ये प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट किए जाते हैं कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन की और डेवलपमेंटल ऑफ हेरिटेज साइट्स की। लास्ट नंबर है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन दिस प्रोजेक्ट कैन बी फैसिलिटेट। बहुत सारे वहाँ के लोकल लोगों को इस प्रकार के नेचुरल हेरिटेज है इसमें ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है। उसके साथ साथ सिस्टमेटिक प्लान कैन बी डिज़ाइन टू एम्प्लॉय द systematic plan can be designed to employ the local skill in the क्रिएटिव वे। वहाँ के लोगों की जो लोकल स्किल है उसको क्रिएटिवली इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है और उसका यूज़ जो है उनके लिवलीहुड के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनता है, उनको भी थोड़ा सा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है और वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वो भी कोऑपरेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है एफिलेटेड प्रोफेशनल फील्ड। अगर यहाँ से हम लोग अप्लाइड हिस्ट्री का स्टडी कर कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती है, तो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री कैन बी सपोर्टिव इन द डिसीजंस मेकिंग विथ रिगार्ड टू रिस्पेक्टिव लीगल प्रोविजंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़। फील्ड है म्यूजियम्स एंड आर्चिव्स, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मास मीडिया। ये जो 4 टाइप्स आपको दिखाए गए हैं, इस प्रकार के ये 4 भागों में, 4 फील्ड में हम लोग जो है अलग अलग ऐसे सिस्टमेटिक लीगली प्रोविज़न्स के थ्रू और जो लोकल या पब्लिक ऐसे पॉलिसीज़ है उसके थ्रू इस फील्ड में जो है हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। उससे रिलेटेड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल सकती है। आपको यहाँ पर नीचे क्ले टैबलेट एक इंफॉर्मेशन दिया है। डू यू नो द अर्लीस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एट सिटी ऑफ उर। अंडरलाइन करेंगे कहाँ पर ये उर सिटी, मेसोपोटामिया यहाँ पर है। उर वहाँ पर क्या हुआ, द एक्सकेवेशंस वेयर कंडक्टेड, वहाँ पर उत्खनन किया गया और उत्खनन करने के लिए किसके लीडरशिप में, सर लियोनार्ड वुली। दिस म्यूजियम वॉज बिल्ड बाय द प्रिंसेस ऑफ मेसोपोटामिया, हर नेम वॉज इनिगल्डी, है ना। तो वो वहाँ की जो राजकन्या थी एनिगोल्डी, उन्होंने ये जो म्यूज़ियम है वो तैयार किया। शी हरसेल्फ वॉज द क्रूटर ऑफ द म्यूज़ियम, और वो खुद वहाँ पर एज अ कलेक्टर मतलब कलेक्शन करने वाली ऐसे एक पर्सन थी जिन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उस म्यूज़ियम के लिए कलेक्ट की। और नोटवर्थी फीचर्स ऑफ दैट म्यूज़ियम इज़ क्ले टैबलेट, और सबसे इम्पॉर्टेंट उस उर म्यूज़ियम का सबसे इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है दैट इज़ क्ले टैबलेट इंस्क्रिप्ट विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ इनहैबिटेड आर्टफैक्ट, जो जिसे हम लोग कहेंगे इस प्रकार का मिट्टी से बना हुआ एक पत्थर जिसे हम लोग कह सकते हैं टैबलेट टाइप, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्राचीन काल की कुछ इन्फॉर्मेशन सविस्तर वर्णन किया हुआ है वो हमको वहाँ पर पढ़ने को मिलता है। नाउ हियर इज़ ऑल्सो इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। कलकत्ता में जो इंडियन म्यूजियम है कलकत्ता वॉज फाउंडेड बाय द एशियाटिक सोसाइटी इन 1814 CE। नेथनियल वॉलिज, अ डैनिश botanist was the founder and the first curator of the museum। सबसे पहले इंडिया में ये सब जो इंडियन म्यूज़ियम एस्टेब्लिश किया गया या उसका वहाँ पर जो है स्थापना की गई, तो वहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की तरफ से 1814 में इसकी स्थापना हुई। नेथनियल वॉलिक, ये जो डैनिश वहाँ पर देखो बोटैनिस्ट है, बोटैनिस्ट मतलब होता है वनस्पति शास्त्र के प्रख्यात ऐसे तत्वज्ञ जिन्होंने इसका निर्माण किया। ये भी क्रूएटर थे। क्रूरेटर मीन्स होता है वहाँ पर अलग अलग कलेक्शंस
रखने वाले या कलेक्शंस लेकर वहाँ पर सेट करने वाले। तो फोटोग्राफ्स ऑफ द म्यूजियम सीन इन हियर इज़ डेटेड ऑन 1905। ये जो पेपर फ़ोटो आपको दिख रही है ये 1905 की है। अभी इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। द म्यूजियम्स हैज़ 3 मेन डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी एंड एथोपोलॉजी। तो एथ्रोपोलॉजी, अदर एफिलेटेड डिपार्टमेंट आर कंजर्वेशन, पब्लिकेशन, फोटोग्राफी, एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, मॉडल मेकिंग, ट्रेनिंग, देन लाइब्रेरी एंड सिक्योरिटी। इस प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट भी यहाँ पर है। 3 पार्ट्स में यहाँ पर जो है म्यूज़ियम का प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। नाउ every field mentioned here required expert personnel with the specialized skill। हर एक म्यूज़ियम में इस प्रकार के एक्सपर्ट पर्सनल जो है वो रहते हैं, जो कि आर्किटेक्ट, इंजीनियर, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, म्यूज़ियम क्यूरेटर, सोशियोलॉजिस्ट, आर्चिव मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, लीगल एक्सपर्ट, स्किल फोटोग्राफर्स, ये सब जो है इनका इसमें इंक्लूशन होता है। ये अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इस प्रकार की म्यूज़ियम्स में रहते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट, सिर्फ ये कुछ लोगों की ही लिस्ट है। द अदर हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट फॉर मेनी मोर फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। बहुत सारे ऐसे अलग अलग उनको हेल्प करने वाले दूसरे भी बहुत सारे ऐसे फील्ड की व्यक्ति होती है। दिस एक्सपर्ट नीड टू हैव एडवोकेट नॉलेज ऑफ द एंशिएंट साइट। ये सभी लोगों को जो इस प्रकार के नाम दिए गए हैं, ये सभी लोगों को हम लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो हिस्ट्री से एंशिएंट साइट्स है उससे रिलेटेड सभी बातों का जो है नॉलेज होता है। द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रक्चरल रिमेन एंड आर्टिफैक्ट प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री कैन क्रिएट वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दिस प्रोफेशनल। जो एक्सपर्टीज़ होते हैं इस प्रकार से जिनको पूरी नॉलेज होती है वो अपना कंट्रीब्यूशन ये जो है अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हमको दे सकते हैं, और उसके साथ साथ अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ हमको भी मिल सकती है। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट द रोल ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री इन पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे पब्लिक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होते हैं जिसमें अप्लाइड हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी कुछ अलग अलग जानकारी है वो लोगों तक प्रोवाइड की जाती है। उसके साथ साथ फॉर क्रिएटिंग सोशल अवेयरनेस, लोगों में सामाजिक जागृति लाने के लिए, रिगार्डिंग द कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज यूजिंग नॉलेज ऑफ हिस्ट्री फॉर दिस पर्पज़। इसके साथ साथ ये जो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री है वो प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, डेवलपमेंट ऑफ द हेरिटेज साइट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। टू एनहांस द प्रोफेशनल स्किल ऑफ पीपल and to develop industrial commercial field to carry out work and plan for the effective implementation of heritage project etc. And it is essential to avoid vandalizing of historic and public places and to ensure they are प्रिजर्व फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इस प्रकार से आगे आने वाली जनरेशन को हम लोग कुछ जो देना चाहते हैं फ्रॉम द पास्ट फॉर द फ्यूचर। तो ये सभी जानकारी के लिए अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू अलग अलग इंफॉर्मेशंस कैप्चर करने के लिए, गेट करने के लिए सब जो बातें हैं वो कलेक्ट की जाती है और उसको प्रिजर्व करने के लिए इस प्रकार के म्यूज़ियम्स और उसके साथ साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो होते हैं वो भी बहुत कुछ जानकारी हमको देते हैं। सिर्फ हमने हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा अगर हमारा इंटरेस्ट रहा तो बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है कि जिसका हमको आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ऐसा मतलब फ़ायदा होता ही है, प्रॉफिट होता ही है, कुछ ना कुछ उससे हमको कुछ सीखने को मिलता ही है। तो इस लेसन में जो है हमने लेसन नंबर 3 में अप्लाइड हिस्ट्री, इसमें हमने हिस्ट्री से रिलेटेड जिस किसी इवेंट्स है या जिस किसी अलग अलग ऐसे हिस्टोरिकल रिसोर्स है वो सभी रिसोर्स का कैसे डीपली पढ़ाई करना चाहिए, अपने पास क्यूरियोसिटी कैसे रखनी चाहिए। ईच एंड एवरी नॉलेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबाउट द हिस्ट्री। और इसीलिए ये लेसन में आपको इस प्रकार के साइट्स के नाम दिए गए हैं, उसका मीनिंग दिया गया है एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई गई है। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल, बट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स रिप्लाई मी, कमेंट्स मी। ओके, हैव अ गुड डे।